जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का लास्ट चैप्टर देखेंगे। चैप्टर 12 हमारा जो है, इसमें हमें पढ़ना है भारतीय प्रशासन का विकास। एक प्रकार से भारतीय जो प्रशासन है उसका विकास किस प्रकार से हुआ। जैसे कि सबसे पहले हमारा आया सिंधु घाटी सभ्यता, उस समय हमारा प्रशासन कैसा था। फिर गुप्त काल, अन्य अन्य जो आए, फिर मध्ययुगीन कालों में जैसे कि जो हमारा सल्तनत काल था, मुग़ल कालीन था। फिर हमारे जब गुलाम हुए उस समय का प्रशासन कैसा था, और स्वतंत्रता के पश्चात हमारा प्रशासन कैसे धीरे धीरे विकास किया। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर इसके पहले के आपने 11 जो चैप्टर आपको अच्छे से बताए गए हैं वह नहीं पढ़े हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैनल पर विजिट कीजिए। बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड क्लासेस के नाम से, वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। सिलेबस के साथ साथ हर एक चैप्टर आपको लाइन से मिल जाएगा। और नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा जो यह चैप्टर है, भारतीय प्रशासन का विकास किस प्रकार हुआ, अच्छे से हम देखेंगे। भारतीय प्रशासन का विकास एवं स्वरूप के विषय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। भारतीय लोक प्रशासन के विकास की लंबी यात्रा में जहां अनेक साम्राज्य बने और बिगड़े, वहां इसकी दो विशेषताएं निरंतर कायम रही। अर्थात शुरू से अंत तक लोक प्रशासन के जरिए बहुत से ऐसे साम्राज्य हैं जो बने और बिगड़े भी, लेकिन ऐसी दो विशेषताएं हैं जो शुरू से अंत तक बनी रही हैं। पहली विशेषता क्या है कि प्रशासनिक संगठन की संरचना में प्रारंभिक इकाई के रूप में ग्राम का महत्व, और द्वितीय है प्रशासनिक संगठन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों का सामंजस्य। एक प्रकार से गांव का जो महत्व था लोक प्रशासन में वह आज भी बना हुआ है, और केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों में एक प्रकार से सामंजस्य बना हुआ है। आज भी युक्त दोनों विशेषताएं जो हैं वह भारतीय लोक प्रशासन में कायम है। ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से भारतीय लोक प्रशासन के विकास को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला कौन सा है, प्राचीन कालीन प्रशासन, दूसरा है मध्यकालीन प्रशासन, और तीसरा है आधुनिक कालीन प्रशासन। ये 3 प्रशासन के क्रम में हम अपने लोक प्रशासन के विकास के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन कालीन प्रशासन के बारे में, जिसमें हमारा पहला आता है सिंधु घाटी सभ्यता काल में प्रशासन कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता काल प्रशासन जो था वह 2250 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक चला हुआ था, और इसका प्रशासन का केवल अनुमान लगाया जा सकता है। यह जो प्रशासन था एक प्रकार से अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि यह खुदाई से ही पता चला है। लिखित साक्ष्यों के अभाव में सिंधु सभ्यता कालीन राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति का निर्धारण करना जो है वह अत्यंत कठिन है। हीलर तथा पिगट का अभिमत है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा साम्राज्य अच्छे ढंग से प्रशासित साम्राज्य थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में सुनियोजित सड़कों तथा नालियों की व्यवस्था थी। उस समय देखा गया था कि एक प्रकार से जो नालियां थी, सड़कें थी, वह सुनियोजित थी, और इससे यह प्रतीत होता है कि नगरों में नगर पालिकाएँ थीं जो नगरों की समुचित व्यवस्था करती थी। पिगट के अनुसार, पिगट विद्वान हैं, उनके अनुसार योजनाबद्ध निर्माण कार्य को देखते हुए अनुमान किया जाता है कि नगरों में नगर पालिका जैसी कोई संस्था अवश्य रही होगी, क्योंकि नगरों का बहुत ही अच्छे तरीके से रखरखाव किया गया था, व्यवस्थाएं की गई थी। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, यह एक कहानी के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे प्रशासन था, क्योंकि उसके बारे में आप लगभग चीज़ें पढ़ते हुए आए हैं। पिछले सेमेस्टर में आपको पढ़ने को सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में मिला था, तो उसमें आपको पता चला होगा कि सड़कें, जो नालियां थी, बहुत सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी, और उसके जो मकान थे बहुत अच्छे तरीके से बने हुए थे। तो इससे क्या पता चलता है कि नगर पालिका की व्यवस्था थी, और नगरों का देख रेख वही करती थी, और बहुत ही अच्छे तरीके से की हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र में एक ही प्रकार के भवनों का निर्माण होता था, एक ही प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थीं, एक ही माप तौल प्रचलित थी, और एक ही लिपि का प्रचलन था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संपूर्ण सिंधु प्रदेश एक ही विशाल साम्राज्य में संगठित था, और इस प्रदेश में एक संगठन, एक व्यवस्था तथा एक शासन की सत्ता थी। अब आगे हम देखेंगे, अगला आता है हमारा ऋग्वैदिक काल।
इसमें कैसी प्रशासन व्यवस्था थी? ऋग्वैदिक कालीन राजनीति व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कुटुंब थी। जो ऋग्वैदिक कालीन थी उसकी सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुटुंब अर्थात परिवार थी। और परिवार का सबसे अधिक आय वाला पुरुष कुटुंब का प्रधान होता था, जो कि अब के समय में भी होता है। कुटुंब के समस्त सदस्यों द्वारा प्रधान की आज्ञा मानना परम आवश्यक था। जैसे कि आपके परिवार में आपके दादाजी आपके परिवार के प्रमुख हैं और उनकी बातों को सब लोग मानते हैं, उसी प्रकार ऋग्वैदिक काल में था। अपने कुटुंबों के समूह को ग्राम कहा जाता था। मतलब कुछ कुटुंबों के समूह को, अनेक जो कुटुंब आसपास रहते थे, परिवार जो रहते थे, उनके समूह को ग्राम कहा जाता था। और ग्राम का एक अधिकारी होता था जिसे ग्रामणी कहा जाता था। और ग्रामणी का पद जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि वह ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था। अनेक ग्रामों के समूह को विस कहते थे और जिसके अधिकारी को विसपति कहा जाता था। अनेक विस मिलकर जन की रचना करते थे और जन के प्रधान को क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। गोप जो है वह प्रायः राजा ही हुआ करता था। जो गोप होता था एक प्रकार से राजा हुआ करता था। गोप का तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण पद उस समय था। किस समय? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में शासन व्यवस्था प्रमुखतया राजतंत्रात्मक था, जिसका अध्यक्ष कौन होता था? राजा होता था। ऋग्वेद में गणों का ही उल्लेख है, किंतु राजतंत्रों की ही संख्या अधिक थी। राजा निरंकुश न थे तथा राज्याभिषेक के समय प्रजा के हित में ही कार्य करने की उनके शपथ लेनी पड़ती थी। अर्थात जब शपथ लेते थे तो वह प्रजा के हित में ही कार्य करेंगे, ऐसा शपथ लेते थे। राजा का पद जो है वंशानुगत था। राजा का सबसे पवित्र एवं सम्माननीय कार्य शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करना था। ऋग्वैदिक राज्य अत्यंत छोटे छोटे थे, अतः कुछ ही कर्मचारियों से प्रशासन कार्य चल जाता था। इन अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी का अत्यंत महत्व था। ऋग्वैदिक कालीन राजाओं की स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबंध लगाने वाली दो संस्थाएं सभा एवं सम्मति समिति थी। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यह एक कहानी की भांति ही आपको बताया जा रहा है, बहुत ही नॉर्मली शब्दों में, साधारण शब्दों में। तो आगे हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में कैसी प्रशासनिक व्यवस्था थी। ऋग्वैदिक युग के पश्चात के काल को उत्तर वैदिक युग कहा जाता है। इस युग की प्रमुख विशेषता शक्तिशाली राजाओं का उदय होना था। और इस युग में यद्यपि राजा का पद जो था वह पैतृक होता था, परंतु कभी कभी उसका निर्वाचन भी किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे निर्वाचन होने लगा। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक युग की अपेक्षा राजा की सहायतार्थ प्रशासनिक पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई। राज्यों के बढ़ते हुए परिमाण को देखते हुए ऐसा होना स्वाभाविक ही था। धीरे धीरे राज्य बढ़ते गए और पदाधिकारियों की संख्या बढ़ने लगी। प्रशासनिक व्यवस्था की सुविधा के लिए राज्य में अनेक विभागों की रचना की गई, और जिनमें प्रमुख वित्त विभाग, निरीक्षण विभाग, आरक्षण एवं सेना विभाग, स्थानीय शासन विभाग। राजा मंत्रियों की सहायता से प्रशासन करता था। राजा जो था वह मंत्रियों की सहायता से प्रशासन करता था, और मंत्री का पद जो है वह परंपरा एवं जनमत पर आधारित था। आगे देखेंगे मध्य काव्यकालीन प्रशासन। उत्तर वैदिक काल के बाद आता है महाकाव्यकालीन। जो हमारा महाकाव्यकालीन प्रशासन था उसमें कैसा था प्रशासनिक व्यवस्था? महाकाव्यकालीन राज्य अधिकांशतः राजतंत्रात्मक थे, कुछ गणतंत्रात्मक भी थे। इस समय राजा की शक्ति में वृद्धि अवश्य हो गई थी, किंतु वह निरंकुश बनने का इच्छुक नहीं था। राजा पर सामंतों, सैनिक अधिकारियों, कुलीनों और मंत्रियों का प्रभाव अभी बहुत था। राजा को उसके कार्यों में सहयोग के लिए दो संस्थाएं थीं, मंत्री परिषद और सभा। केंद्रीय प्रशासन में लगभग 18 विभाग थे। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को अनेक इकाइयों में बांटा जाता था। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? ग्राम होती थी। 10, 20, 100 और 1000 ग्रामों के पृथक पृथक अधिकारी होते थे, जिन्हें क्रमशः ग्रामिक, विंशतीय, शतग्रामी और अधिपति कहा जाता था। इस काल में भारत में कई राज्य थे। राजतंत्रात्मक राज्यों में अंतिम अधिकार जो होता था वह राजा के पास होता था, और गणतांत्रिक राज्यों में सत्ता गण या समूह के अधिकार में होता था। आगे हम देखेंगे बौद्धकालीन राज्य तथा प्रशासनिक चिंतन।
बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के आविर्भाव से पूर्व एवं उनके समय में महाजनपदों के अस्तित्व का पता चलता था। महात्मा बुद्ध के समय अनेक गणतंत्रात्मक राज्य थे, जैसे कि शाक्य, कोलीय, मौर्य, मल्ल, बुली, लिच्छवी, विदेह, भग्ग आदि। ये सभी क्या थे? अनेक प्रकार के उनके गणतंत्रात्मक राज्य थे। इन गणतंत्रों के अतिरिक्त 4 राज्यतंत्र भी थे। साम्राज्य विस्तार की भावना से प्रेरित होकर निरंतर अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जो कि संघर्षरत रहते थे। यह राजतंत्र थे मगध, अवंती, वत्स और कौशल। ये सभी जो थे वह हमेशा अपने राज्य के विस्तार के लिए लगे रहते थे। बौद्ध साहित्य में बौद्ध कालीन गणतंत्रों का वर्णन है और बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध संघों की प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है। बौद्ध कालीन गणराज्यों में प्रशासन की वास्तविक शक्ति सभा में निहित होती थी, जो सभागार में होती थी, तथा छोटे बड़े समान रूप से उसके सदस्य होते थे तथा समय समय पर मिलकर राज्य की सीमाओं का समाधान वह करते थे। राज्य का एक अध्यक्ष भी होता था जिसे राजा कहते थे, जिसको चुनाव के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता था। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार राजा का चुनाव समस्त मंत्रीगण एवं नागरिक एकत्रित होकर करते थे। राजाओं की संख्या बहुत बड़ी होती थी। आगे हम देखेंगे मौर्यकालीन प्रशासन में। मौर्यकालीन प्रशासन हम पहुंच गए। इसमें हम देखेंगे कैसी मौर्यकालीन समय में कैसा प्रशासन था। मौर्य काल में राजा की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो गई और वह परम शक्तिशाली बन गया। जब मौर्य काल आया तो उसमें जो राजा की शक्ति थी वह बढ़ गई और वह शक्तिशाली हो गया। कार्यकारी, न्यायिक और विधायी अधिकार अत्यंतिक रूप में उसी में निहित थे। प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य उच्च कोटि का सेना नायक और विजेता तो था ही साथ उसमें उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता भी थी। उसके शासन को प्रबुद्ध राजतंत्र कहा जाता है, क्योंकि अत्यधिक शक्तिशाली होते हुए भी राजा का लक्ष्य प्रजा का अधिकाधिक कल्याण करना था। राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद और सुनिश्चित अधिकारी वर्ग होता था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों जैसे प्रमुख उच्च अधिकारियों का उल्लेख किया। जैसे कि कौन कौन थे 18वें उच्च अधिकारी? पहले थे मंत्री, दूसरे पुरोहित, सेनापति, युवराज, दौवारिक, मुख्य स्वागत अधिकारी एवं द्वार रक्षक, अंतर्वेशिक, अंतःपुर का प्रभारी जिसे कहा जाता था, प्रशस्ति जिसे राष्ट्रपाल कहा जाता था, पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी वह कहलाता था, समाहर्ता जो होता था वह आय संग्राहक होता था, सन्निधाता जिसे कोषाध्यक्ष कहते थे, प्रदेष्टि जो कि क्षेत्रीय अधिकारी अथवा दंडनायक होता था, 11वां जो हुआ वह था नायक, पद सेना का मुख्य अधिकारी जिसे नगर कोतवाल भी कहते थे। 12वां है व्यवहारिक जिसे न्यायाधीश कहा जाता था, उस समय उसे व्यवहारिक कहा जाता था, नगर निरीक्षक, स्थानीय निकायों का अधिकारी, व्यापाराध्यक्ष, उद्योग तथा व्यापार का अधीक्षक, अंतपाल, सीमा सुरक्षा संबंधी अधिकारी, कमीनतक, खानों का अध्यक्ष जिसे कमीनतक कहते थे, महापौर जो कि नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था, और 18वां है आटविक जो कि वन संपदा विभाग का अध्यक्ष होता था। इनमें जो मंत्री, पुरोहित और सेनापति और युवराज ये जो चारों थे ये मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य होते थे। इनसे राजा महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श लेता था। राज्य प्रांतों में बटा था और प्रांत क्षेत्रों में बटे थे। प्रांतपति विश्वस्त व्यक्ति होते थे। जो प्रांतपति बनाए जाते थे वह विश्वसनीय व्यक्ति होते थे और अधिकतर राजकुल से ही नियुक्त किए जाते थे। क्षेत्र का अधिकारी प्रदेष्ट सामान्य प्रशासन, कर संग्रह और शांति सुरक्षा की देखभाल करता था। क्षेत्र ग्रामों में विभक्त थे। प्रत्येक ग्राम का अधिकारी जो होता था वह गोप कहलाता था। 10 ग्रामों का अधिकारी जो था वह संग्रहक कहलाता था। 200 ग्रामों का अधिकारी जो होता था वह खावटिक कहा जाता था। 400 ग्रामों का जो अधिकारी होता था द्रोणमुख कहा जाता था। 800 ग्रामों का अधिकारी जो था वह स्थानीय कहलाता था। प्रशासनिक इकाई जो थी वह ग्राम था और गोपा जो था नामक अधिकारी वर्तमान पटवारी अथवा लेखपाल के समकक्ष था। इस समय जो लेखपाल होते हैं वह उस समय गोपा के नाम से जाने जाते हैं।
थे। मौर्य काल की नगर व्यवस्था उत्कृष्ट थी। पाटलिपुत्र की नगर पालिका का प्रशासन एक मंत्री परिषद के अंतर्गत तथा जिसमें 30 सदस्य थे। इस परिषद को 6 समितियों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या जो थी वह 5 थी। इन समितियों का कार्य जो था वह उद्योग, शिल्प, विदेशियों संपत्तियों का लेखा जोखा, पूर्व जनगणना और व्यापार, तैयार माल का निरीक्षण, विक्रय, कर वसूली आदि की देखभाल वह करते थे। प्रशासनिक सुगमता के लिए नगर को बाड़ों में बांटा जाता था। राज्य की आय और व्यय अनुमानपन्न बजट के अनुसार संतुलित होते थे और राजस्व विभाग जो है वह प्रधान अधिकारी समाहर्ता होता था, जिसके अधीन अन्य कई अध्यक्ष होते थे। एक विषय जिला के प्रधास्व अधिकारी को युक्त किया जाता था। अरस्तु जो है वह अतः, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, अतः मौर्य काल में भारतीय प्रशासन का स्वरूप अत्यंत सुव्यवस्थित और कल्याणकारी था। यह भावी प्रशासन के विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। अगला है हमारा गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्त काल में प्रशासन मौर्यों के काल की भांति केंद्रीकृत और गठित नहीं था। यह मंडल जैसी व्यवस्था पर आधारित था और अनेक सामंत एवं राजा गुप्त शासन या सम्राट की अधीनता में साम्राज्य के विभिन्न भागों में शासन करते थे। गुप्त काल में एक तंत्र था और सम्राट ही राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था एवं सर्वोच्च शक्ति उसी में निहित थी। यद्यपि मंत्री परिषद अभी भी थी, तत्कालीन राजनीतिक वातावरण में अनेक मंत्रियों के पास शासन और सेना दोनों के अधिकार होते थे। सारा केंद्रीय शासन कई विभागों में संगठित था, जिसका प्रबंध मंत्री अमात्य, कुमार अमात्य, युवराज कुमार अमात्य आदि अधिकारियों के हाथों में था। संपूर्ण गुप्त साम्राज्य कई इकाइयों में विभक्त था और इनका शासन जो है वह गोप्ता, भौगिक, भोगपति, उपरित महाराज या राजस्थानीय कहलाता था। प्रांत से छोटी इकाई क्षेत्र प्रदेश होती थी जो वर्तमान की कमिश्नरी के समान थी, और इससे छोटी इकाई विषय आधुनिक जिले के समकक्ष थी, और सबसे छोटी इकाई जो थी वह ग्राम थी, जो कि इस समय में भी ग्राम ही है, जिसका प्रशासन ग्रामिक महतर या भोजक देखता था। नगर और ग्राम की व्यवस्था चलाने के लिए विषयपति और ग्रामिक की सहायता के लिए परिषदें भी होती थी। गुप्तकालीन व्यवस्था में जनता खुशहाल थी। प्रशासनिक विकास की दृष्टि से गुप्त काल को अच्छा कहा जा सकता है। गुप्तकालीन प्रशासन ने कुछ नए प्रशासनिक आयाम भी उन्होंने सुझाए हुए थे। फिर आगे चल के आता है राजपूतों का प्रशासन। राजपूतों का प्रशासन कैसा था? राजपूती काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का ही प्रभाव रहा है। राजा वंश परंपरा के अनुसार ही होते थे। उनकी सहायता के लिए मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद होते थे। मंत्रियों के पद भी वंशानुगत चल पड़े थे। केंद्रीय प्रशासन निर्बल था और सामंत प्रभावशाली थे। फिर भी प्रशासन गुप्तकालीन पद्धति के आधार पर विकसित हुआ। यद्यपि यह उतना सुसंगठित नहीं था। प्रशासन को सुविधाजनक बनाने के लिए समितियों का निर्माण किया गया। नगर प्रबंध के लिए पट्टनाधिकारी होता था, जो नगर पालिका का प्रशासक की भांति कार्य वह करता था। अगला फिर आता है हमारा सल्तनत काल में प्रशासन का स्वरूप। सल्तनत कालीन प्रशासन जो है वह सैनिक प्रशासन था। दिल्ली के सुल्तान जो निरंकुश स्वेच्छाचारी शासक थे, किंतु बिना अमीरों और सरदारों के सहयोग के वे शासन नहीं करते थे। सुल्तानों के भी मंत्री होते थे, किंतु उनकी संख्या निश्चित नहीं थी। सबसे बड़ा मंत्री जो है वजीर होता था। वह प्रधानमंत्री के रूप में होता था तथा उसकी सहायता के लिए अधिकारियों की पूरी श्रृंखला या टीम होती थी। प्रशासन के लिए राज्य प्रांतों या सूबों में विभक्त होता था और इसके प्रशासक को सूबेदार कहते थे। प्रांत सिकों में विभाजित थे, जिनके प्रशासक सिकदार कहलाते थे। सिख सरकारों में सरकार परगनों में और परगना ग्रामों में विभाजित होते थे। नगर प्रशासन केंद्रीकृत नौकरशाही द्वारा संचालित होता था और गांव में स्वायत्तता थे। मुगलों का प्रशासन कैसा था? इस काल में केंद्रीय शासक ही संपूर्ण शासन और राज्य का एक छत्र स्वामी होता था। मुगल काल में क्या होता था? एक प्रकार से वह राजा होता था जो भी शासन करता था, और शासन पूर्णतः केंद्रीय भूत और निरंकुश था।
किंतु प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रांतीय और स्थानीय शासन व्यवस्था भी प्रचलित थी। केंद्रीय शासन में मुगल बादशाह और उसके मंत्रीगण या वजीर आदि होते थे। इस शासन में केंद्रीय वजीरों या वजीरों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। इस पद्धति में बादशाह ही सर्वोच्च न्यायाधीश और सेनापति होता था। वह जो कहता था वही सेनापति लोग भी करते थे और न्याय वही भी करता था। केंद्रीय प्रशासन में मंत्रियों की संख्या जो थी वह 4 से 6 तक होती थी और इनकी सहायता के लिए दोयम दर्जे के निम्न स्तरीय मंत्री भी रखे जाते थे। औरंगजेब के पश्चात मंत्रियों की संख्या जो है वह 8 हो गई। प्रमुख मंत्री वजीर प्रधानमंत्री होता था, दीवान उपमंत्री, मीर बख्शी सैन्य मंत्री, मुख्य सदर जो था वह धर्मार्थ विभाग का अध्यक्ष होता था, खाने समा वह घरेलू विभाग का अध्यक्ष होता था, काजी उल्काजात जो था वह मुख्य न्यायाधीश था, मोहतासिब जो था वह जनसाधारण की देखरेख करने वाला मंत्री था। मुगलों के प्रशासन में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विभाग थे। कौन कौन से? आय व्यय विभाग, सेना एवं वेतन विभाग, शाही परिवार का प्रबंध देखने वाला विभाग, न्याय विभाग, धार्मिक संस्थाओं के दान आदि का विभाग, प्रजा के आचरण के निरीक्षण का विभाग, तोपखाना, खबर अथवा डाक और टकसाल, ये सभी विभाग जो हैं वह मुगल काल में थे। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप कहा जा सकता है। भारतीय प्रशासन के विकास में मुगल कालीन प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान रहा और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कैसा प्रशासन था उसको हम देखेंगे। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का नया संविधान लागू किया गया तो भारतीय प्रशासन में भी मूलभूत परिवर्तन हुए थे। इस परिवर्तन ने भारतीय प्रशासन को नवीन स्वरूप और विचार दर्शन दिया और इस प्रशासन की विशेषताओं को निम्नलिखित रूप से विश्लेषित किया जाता है, जिसमें से पहला विशेषता थी केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर संसदीय लोकतंत्र की स्थापना और निर्वाचित विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व दिया गया। दूसरी विशेषता क्या है? संघात्मक शासन प्रणाली, जिसमें केंद्र तथा राज्यों के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन इस प्रकार किया गया कि केंद्र सशक्त रहे और संकट काल में राज्यों के प्रशासन पर भी नियंत्रण पा सके। तीसरी क्या थी? पूर्व अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर बेस्ड मिसडर आदर्श को प्राथमिकता देकर ब्रिटिश पद्धति की संसदात्मक सरकार की व्यवस्था, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है, यही सरकार देश के शासन को भारत में स्वचालित, संचालित, नियंत्रित, निर्देशित करती है। और भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय सरकार की विभिन्न धाराएं यह भी सुनिश्चित करती हैं कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट के समान औपचारिक प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के परामर्श में काम करेगा और राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, शासन का नहीं। शासन कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा और एक प्रकार से राज्य का प्रधान कौन होगा? वह राष्ट्रपति होगा। जिस प्रकार से ब्रिटिश में एक जो सम्राट होता है वह नाम मात्र सम्राट होता है, वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वह प्रधानमंत्री जो होता है वह वहाँ के देश को संभालता है। वह देश की एकता एवं अखंडता का प्रतीक है। कौन? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में संपूर्ण केंद्रीय कार्यपालिका के प्रशासन का नेतृत्व करता है और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इंग्लैंड की तरह भारत में भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण एक प्रकार से नहीं है। चौथी विशेषता क्या है? संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित होने के कारण भारत में प्रशासन का केंद्र प्रधानमंत्री है, जो मंत्रियों की सहायता से कार्यपालिका और संसद दोनों का वास्तविक नेतृत्व करता है। मंत्रिपरिषद ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के शासन को संचालित करने वाला प्रमुख अभिकरण है और इसी अभिकरण के चतुर्दिक शासन तंत्र कार्य करता है। मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट मंत्रिपरिषद के प्रमुख सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल जो होता है वह एक प्रकार से प्रमुख सदस्य होता है। इस स्तर का मंत्री किसी एक या अनेक मंत्रालयों का प्रमुख होता है। मंत्रिमंडल द्वारा नीति निर्धारण के पश्चात संबद्ध विभाग उस नीति का क्रियान्वयन या तो प्रचलित विधि के अनुसार करते हैं या आवश्यकता अनुसार संसद में नया विधेयक जो है वह प्रस्तावित करते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से
संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित परामर्श भी देता है या अनुशंसा करता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा ठुकराया नहीं जाता है। पांचवी विशेषता क्या है? मंत्रिमंडल की सहायता के लिए दो प्रकार के स्टाफ अभिकरण बनाए जाते हैं। पहली है मंत्रिमंडलीय समितियां और दूसरी है मंत्रिमंडलीय सचिवालय। मंत्रिमंडलीय समितियां भी दो प्रकार की होती हैं, अस्थायी एवं तदर्थ। अस्थायी समितियों में प्रतिरक्षा, वित्तीय, प्रशासनिक संगठन, संसदीय एवं विधि संबंधी समितियां हैं। तदर्थ समितियों का निर्माण जो है वह समयानुसार तब किया जाता है जब अकल्पित समस्याएं उपस्थित होती हैं। मंत्रालय अपने उत्तरदायित्व के क्षेत्र के अंतर्गत भारत सरकार की नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन तथा पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है और सामान्यतः किसी मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है। सचिव मंत्रालय की नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मंत्री का मुख्य परामर्शदाता होता है और किसी विभाग में कार्याधिक्य होने पर एक से अधिक सचिव भी नियुक्त किए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत कार्मिक विभाग, सांख्यिकी विभाग और मंत्रिमंडल कार्य विभाग कार्य करते हैं। मंत्रिमंडल कार्य विभाग समन्वयात्मक कार्य करता है और प्रधानमंत्री के निर्देशों पर चलता है। छठा और अंतिम हमारा जो है विशेषता वह क्या है? छठवां, सचिवालय संगठन में दो प्रकार के कर्मचारी वर्ग होते हैं। पहला कौन सा? एक अधिकारी वर्ग के और दूसरे जो हैं वह अधीनस्थ वर्ग के अधिकारी होते हैं। और इन अधिकारी वर्ग में सचिव, उप सचिव, अवर सचिव आदि होते हैं जो प्रायः भारतीय सिविल सेवा के सदस्य होते हैं और जिनकी भर्ती केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अधीनस्थ वर्ग के लिपिक होते हैं जिनकी भर्ती भी केंद्र सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाती है। विकास के सभी कार्य लोक सेवाओं के माध्यम से मुख्य रूप से राज्य प्रांत ही निष्पादित करते हैं। देश में न्यायिक प्रशासन का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है एवं प्रत्येक प्रांत में एक उच्च न्यायालय है। संविधान में कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका की तरह संघ और राज्यों के लिए दोहरी न्यायिक व्यवस्था नहीं होती है और एक ही न्याय व्यवस्था संघ और राज्य के कानूनों का प्रशासन करती हैं। यद्यपि ब्रिटिश काल के प्रशासन से ही वर्तमान भारतीय प्रशासन को पुनर्गठित किया गया है, किंतु यह एक आवश्यकतानुसार परिवर्तनशील प्रक्रिया है जिसका कोई निश्चित अंतिम बिंदु नहीं है। भारतीय प्रशासन का अधिकाधिक लोकतांत्रिक स्वरूप देने के प्रयास जारी हैं। मतलब धीरे धीरे समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार प्रशासन में चेंजेस किए जा रहे हैं लोकतंत्रात्मक को बनाए रखने के लिए। यह था आपका चैप्टर। बहुत ही जल्दी हमने आपको यह बताया क्योंकि आपका कल ही एग्ज़ाम है, तो ध्यान से आप पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।